तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट। क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट है, लाइट के फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और लाइट के डिफरेंट जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहली चीज़ ये कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर आपको पढ़ना है कि लाइट होता क्या है। अच्छा, पहली चीज़ क्या है कि लाइट का बिगेस्ट सोर्स क्या है। लाइट का बिगेस्ट सोर्स होता है हमारा सन। ठीक है, और कोई भी चीज़ हमको कैसे दिखती है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर हमको देखनी है तो रीज़न यही है कि लाइट है। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे क्या है, डार्कनेस। ठीक है, तो लाइट की वजह से आप चीज़ों को देख पाते हो। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो तो कैसे देखते हो आप, रिफ्लेक्शन की वजह से। कोई भी लाइट जाती है, ऑब्जेक्ट पे टकराती है, फिर आइस पे आती है, रेटिना पे इमेज बनती है, तब जाके आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज, है ना। तो लाइट की जितने भी फिनोमेना है वो अगर हमने पढ़ने हैं तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमने सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा, लाइक छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइक एक छोटा सा, अगर तुम्हें याद हो कि एक्टिविटी थी कि एक पाइप थी, एक स्ट्रेट पाइप थी, उसमें एक लड़का जो होता है वो देख रहा होता है सामने की तरफ, तो जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है वो उसे देख सकता है। बट वहीं पे अगर आपका लाइक ऐसा एक आड़े टेढ़े शेप का कोई पाइप अगर है और यहाँ पे अगर आइज है, ठीक है, तो यहाँ पे आइज है और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कोई दिखता नहीं, मतलब वो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा होता। रीजन क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, लेकिन 10th क्लास के बेसिस पे अगर हम कहें कि लाइट क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो आंसर है नहीं, लाइट हमेशा। तो इसके आगे क्या है, इसके आगे टॉपिक है कि अगला सेकंड पॉइंट क्या है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो कोई भी चीज़ ट्रैवल करता है तो उसकी खुद की स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, तो लाइट की खुद की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कई सारे बुक्स में सी करके भी रिप्रेजेंट कर रखा है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये वैक्यूम में स्पीड है। ठीक है, वैक्यूम में, एयर में आते आते अलग अलग मीडियम में आके लाइट की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है और उसकी वजह से डिफरेंट फिनोमेना आते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसका कंपोनेंट भी है, और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है। तो लाइट कुछ ऐसे ट्रैवल करती है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे लाइट कंसिस्ट कर रही है लाइक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको येलो से रिप्रेजेंट कर रखा है, और एक वायलेट से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जो लाइट होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो लाइट, एक और पॉइंट, लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ रखा है क्लास 9th में तो आपको पता होगा कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिसका प्रोपेगेशन जो होता है उसके मीडियम और पार्टिकल के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइट सीधी ट्रैवल कर रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स के प्रोपेगेशन हो रहे हैं वो अप डाउन हो रहे होंगे। ठीक है, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, लाइट जो वेव है अल्टीमेटली ऐसे ट्रैवल कर रही है और जो प्रोपेगेशन है वो ऐसे हो रही है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और लाइट का प्रोपेगेशन देखो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये लाइट के क्या थे, इंपॉर्टेंट फिनोमेना। ठीक है, और एक और चीज़ है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइट के फिनोमेना क्या होते हैं। तो हमारे पास 3-4 फिनोमेना है, चार फिनोमेना जनरली होते हैं कि फिनोमेना ऑफ लाइट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये जो इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन है ये आप पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, क्लास 12th में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, लेकिन जो आपने अभी पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं ये हमने पढ़ना है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी सरफेस है, ये सरफेस कैसा होना चाहिए, जो क्या करे, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, लाइक रिफ्लेक्ट कर दे।
ठीक है, पीछे से लाइक ये मिरर है, मिरर को पीछे से पेंट कर रखा है, ठीक है, तभी रिफ्लेक्टिंग होता है। तब यहाँ से लाइट रे आई, लाइट रे आके टकरा के फिर चली गई, बाउंस हो गई, बैक मतलब बाउंसिंग बैक हो गई, ठीक है, मतलब यहाँ से टकरा के चली गई, ऐसे हुआ ऐसे चली गई, ऐसे हुआ ऐसे चली गई, कैसे भी जा सकती है, ठीक है, और डिपेंड्स ऑन दी सरफेस, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो भी लाइट का बाउंसिंग बैक हो रहा है उसी मीडियम के अंदर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये इमेज शो कर रखी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है, देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई सरफेस होगा, सरफेस पे लाइट आएगी, टकराएगी और जाएगी। जो लाइट आ रही होती है उस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आ रही होती है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो लाइट टकरा के वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, और यहीं पे एक नॉर्मल खिंचता है, दिस परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, यानी जो अगर आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास, अगर आपके पास ये सरफेस है तो इस सरफेस का नॉर्मल कैसा होगा? इस सरफेस का नॉर्मल होगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मान लो आपका सरफेस ऐसा है, लाइक इंक्लाइंड सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल कैसा खिंचता है? इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल खिंचेगा उसके परपेंडिकुलर। तो ये अगर ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर कुछ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो दिस इज दी परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको नॉर्मल कहा जाएगा। तो नॉर्मल डिपेंड्स ऑन दी सरफेस। नॉर्मल किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक और चीज, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को कहते हैं इंसिडेंस एंगल। थीटा आई से रिप्रेजेंट कर रखा है इसे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और इस डायग्राम के बेसिस पे अगर बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ थीटा आई, ठीक है। और इस डायग्राम के बेसिस पे बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा है। तो ये पॉइंट याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है। ये डिपेंड, मतलब ये यूनिवर्सल है, ये डिपेंड नहीं करता सरफेस कैसा है। सरफेस प्लेन भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो आपका लॉ है वो हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, या ऐसा भी कह सकते हो तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। देखो ये रहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। और एक और तरीके से बोल सकते हो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये सारे के सारे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड लॉ हमारा यहीं पे था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे आते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मान लो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा सरफेस है, ठीक है। इस पे लाइट आएगी, टकरा के जा रही है, ठीक है। और दिस इज नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। पहले इजी क्वेश्चन ही देखेंगे। अगर मान लो मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल x है, यू हैव टू फाइंड एंगल x, तो तुम क्या बताओगे? सिंपल है ना। कौन सा? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ, या ऐसे कहोगे सॉरी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इसका मतलब क्या होगा? एंगल आई आपका कितना दे रखा है? एंगल आई आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। यानी एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया, मतलब बहुत इजी था। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो दो मिरर्स हैं, इन दोनों मिरर्स को आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया है। इंसिडेंट रे आई, टकराई, फिर इस वाले पे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ गई, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल x कितना होगा, ठीक है। एंगल मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगाना है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ तो तुम समझ ही गए होगे कि इस पॉइंट पे एंगल 30 डिग्री है तो इस पॉइंट पे भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है।
अब पॉइंट ये आया कि यहाँ पे कैसे पता लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इस रे को नॉर्मल को आपस में थोड़ा सा आगे करोगे, ठीक है, इस रे को, तो तुम देखोगे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये 30 ये 90, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री है तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आई होप ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा तुमको, ठीक है, और हो भी गया होगा तुम लोगों से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि कितने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी सरफेस पे डिपेंड करता है। मैंने अभी बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसा है। तो सरफेस प्लेन भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। देखो सरफेस प्लेन का मतलब क्या हुआ, सरफेस ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है, और इरेगुलर सरफेस का मतलब क्या है, लाइक ऐसे 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 सरफेस है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में सरफेस का लाइक क्या है फ़र्क कि एक प्लेन सरफेस है और एक लाइक ऐसा सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन भी हमने बांध दिए। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में होगा क्या, जो भी पैरेलल रेज जाएंगी, जो भी पैरेलल रेज, कौन सी पैरेलल रेज, इंसिडेंट पैरेलल रेज, वो रिफ्लेक्टेड रेज भी जो देंगी वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में एक दूसरे के क्या होने वाली है, पैरेलल। तो इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, तो इरेगुलर सरफेस या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इसका अपोजिट होने वाला है। देखो कैसे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन क्या होगा, रफ सरफेस पे होगा, और इसी रिफ्लेक्शन को मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकता हूँ। कौन सा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पैरेलल रेज इसमें जो होती हैं हमेशा एक मतलब पैरेलल नहीं रहती। रीजन क्या है देख लो तुम, यहाँ पे अगर सरफेस ऐसा है तो इस पॉइंट पे ऐसा रिफ्लेक्शन हो गया, इस पॉइंट पे रे आई और ये कुछ ऐसे चली गई, इस पॉइंट पे अगर रे आई ऐसे करके लेकिन ये ऐसे चली गई। तुम देख रहे हो सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उसमें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल क्या है, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है तो क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिडेट नहीं करता? तो रीजन है वैलिडेट करता है, मतलब करता है, जो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो पूरे के पूरे सरफेस के लिए नहीं है, मतलब रेगुलर, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे हो रहा है। अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन आएगा और इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल खींचोगे, लेट्स सपोज नॉर्मल ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ठीक है। और यहीं पे अगर दूसरे वाले का चेक करोगे, लाइक ऐसे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दूसरा आ रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, यहाँ पे भी एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो रहा है, लेकिन हमको एक एक पॉइंट का देखना पड़ेगा। जो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एक एक पॉइंट पे वैलिड है ना, कि हर एक लाइक एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे आती हैं, तो उस पॉइंट से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का पहला टॉपिक हो चुका है पूरा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है।